Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will teach you about a very important topic of your first year studies, that is the theory of demand. This topic forms a very important part of consumer behavior. बच्चों, आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के पहले मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है मांग का सिद्धांत और यह उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में पढ़ा जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार में मांग के सिद्धांत के साथ साथ और कई सिद्धांत हैं, जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, और उपयोगिता के सिद्धांत में भी हम कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अर्थात गणनावाचक उपयोगिता एवं क्रमवाचक उपयोगिता आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं मांग के सिद्धांत के बारे में चर्चा। सो लेट अस ऑल स्टार्ट द थियरी ऑफ डिमांड। अब हमें पहले ये देखना होगा कि मांग क्या है या डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, मांग एवं मांग की गई मात्रा में क्या अंतर है और इसे कैसे परिभाषित किया गया है। Quantity demanded is a particular amount the buyers are willing and able to buy at a given price during a given time, other things being equal. देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम कहें तो वस्तु की मांग की मात्रा जो होती है वो क्या है? वो एक दिए हुए समय में ड्यूरिंग अ गिवन टाइम अन्य सभी बातों के या चरों के समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा या क्रेता द्वारा किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा एवं उस वस्तु को खरीदने की क्षमता किसी दी हुई कीमत पर ही कहलाती है हमारी मांग की मात्रा। Demand is the quantities that buyers are willing and able to buy at alternative prices during a given period of time, other things being equal. अब केवल मांग की जब बात की जाती है बच्चों, पहले शब्द में क्या है? मांग की मात्रा और दूसरे शब्द में है मांग। तो जब हम बात करते हैं केवल मांग की तो हमें यहाँ पर वैकल्पिक कीमतों पर ज़्यादा गौर देना होगा, दी हुई कीमत पर नहीं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है वैकल्पिक कीमतों पर। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ या किसी भी वस्तु और सेवा के लिए कोई भी चीज़ मांग का रूप कब धारण करती है, या वी कैन सी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, व्हाट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर थिंग टू बी कॉल्ड एज डिमांड। किसी भी वस्तु को मांग कब कहा जाए? जब उसमें डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, उस वस्तु के लिए इच्छा हो। ठीक है, इच्छा होनी ज़रूरी है, खरीदने की इच्छा। फिर मनी टू फुलफिल दैट डिज़ायर, भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक कैपेसिटी या डिज़ायर को पूर्ण करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। वो कैसी होगी? मनी के रूप में। रेडीनेस टू स्पेंड मनी, और साथ ही साथ उसे खर्च करने के लिए तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ही डिमांड का रूप धारण करती है। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, मनी टू फुलफिल दैट डिज़ायर एंड रेडीनेस टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो ये सब बनेगा आपका मांग के एलिमेंट्स। इसे हम हिंदी में अगर समझाएं तो एक उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित समय में बाजार में प्रचलित कीमतों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा ही मांग है। अर्थशास्त्र में मांग दो या तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। वो क्या है? खरीदने की इच्छा प्लस भुगतान करने की क्षमता और भुगतान करने की तत्परता, रेडीनेस टू स्पेंड। ओके, ये आपके मांग के एलिमेंट्स हो गए। फिर देखते हैं हम कि व्हाट इज़ अ डिमांड स्केड्यूल, मांग तालिका क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि हम कैसे किसी भी डिमांड
कंज्यूमर की जो मांग है उसे एक टेबुलर फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करें ताकि हमें ग्राफ्स मिले और हम कह सके कि भाई किन किन कीमतों पर कौन कौन सी या कितनी कितनी मात्राएं उपलब्ध हैं। तो हम कहेंगे इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड द अदर वन इज द मार्केट डिमांड स्केड्यूल। पहला है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका। अब बच्चों देखिए, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है? वो है क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन मोमेंट। अब देखिए, इसे अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो हम कहेंगे कि व्हाट इज़ अ डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल एंड मार्केट आर डिफरेंट थिंग्स, वो अलग है, लेकिन पहले हम समझते हैं कि मांग तालिका क्या है। एक तालिका जो वस्तु की कीमत और मांग में संबंध को दर्शाती है। ठीक है, व्हाट इज़ अ डिमांड स्केड्यूल? यह एक ऐसा टेबल है जो किन दो चीज़ों में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रही है? वस्तु की कीमत और उस वस्तु के लिए मांग की मात्रा में जो एक फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। अब यहाँ पर बात आएगी व्यक्तिगत मांग तालिका की। वो क्या है? व्यक्तिगत मांग तालिका में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देनी है कि व्यक्तिगत मांग तालिका में एक कंज्यूमर की बात हो रही है और बहुत सारी कीमतों के बारे में चर्चा यहाँ पर की जाएगी। फिर हम देखते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल के बारे में। टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर कुल मांग की बात होगी बच्चों। जब बाजार मांग तालिका की हम बात करेंगे तो क्या होगा? ध्यानपूर्वक सुनिए। बाजार मांग तालिका एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है जिन्हें बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर निर्धारित समय में खरीदने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिमांड आ गया। यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल में एक सिंगल कंज्यूमर की डिफरेंट प्राइसेस पर डिमांड की क्वांटिटीज़ को दर्शाया गया है। ये हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश या शो करेगा। फिर हम देखते हैं डिमांड स्केड्यूल के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डिमांड कर्व, मांग वक्र। अब देखें मांग वक्र क्या होता है। मांग तालिका हमने समझी, अब हमें यहाँ देखना होगा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिमांड कर्व। Demand curve is simply a graphic representation of demand schedule expressing the relationship between different quantities demanded at different possible prices of a commodity. मांग वक्र मांग तालिका का चित्रित स्वरूप है। ठीक है, जो कि संबंध स्थापित करता है विभिन्न कीमत स्तरों और विभिन्न मांग की मात्राओं के अंतर्गत। फिर इसमें दो टाइप के डिमांड कर्व है। वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ डिमांड कर्व जस्ट लाइक द डिमांड स्केड्यूल्स। हियर वी आर हैविंग द नंबर वन टाइप एंड इट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग वक्र। It represents different quantities of the commodity demanded by a consumer at different prices. व्यक्तिगत मांग तालिका को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना ही व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। जब हम व्यक्तिगत मांग तालिका को एक ग्राफ में या रेखा चित्र में दर्शाएंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र का रूप धारण कर लेगा। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है आपको राइट हैंड साइड में, आप देखिए, जहाँ पर अब आप ग्राफ से बिल्कुल परिचित हो जाइए और समझने का प्रयत्न कीजिए। एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश दो आपको एक अक्षांश बनाए गए हैं और एक्स अक्षांश में हमने क्वांटिटी मात्रा को मापा है और वाई अक्षांश पर ऑन वाई एक्सिस वी आर मेजरिंग द प्राइस, कीमत को हम माप रहे हैं। अभी आपको मैं समझाऊंगी कि मांग और कीमत में जो संबंध है वो कैसा है। वो ऋणात्मक होता है और इसी का रूप लेता है मांग का नियम। तो यहाँ पर जब कीमत 10 रुपये थी
तो मांग की मात्रा कम थी। जैसे जैसे कीमत में कमी आई, मांग की मात्रा में वृद्धि हुई और इसलिए ये मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का नीचे गिरता हुआ एक वक्र है। कैसे? Because the relationship between price and quantity demanded is inverse. ये विपरीत है। With the fall in price, the quantity demanded of a particular commodity tends to rise. वो बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट डिमांड कर्व। The horizontal summation of the individual demand curves is known as the market demand curve. बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज समावेश ही बाजार मांग वक्र कहलाता है। अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू शो नहीं किया गया है, बट आई विल प्रोवाइड यू द हिंदी नोट्स इन विच देयर आर फुल डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बाजार मांग वक्र का आपको चित्र मिलेगा हिंदी के नोट्स में, जिसमें ए कंज्यूमर की मांग, बी कंज्यूमर का मांग वक्र, दोनों को जब हम क्षैतिज रूप में जोड़ देंगे तो हमें बाजार मांग वक्र हासिल हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर डिमांड एनालिसिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम का चर्चा हम करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिमांड थ्योरी को समझने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ डिमांड। अब क्या है इसको समझते हैं। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, states that other things remaining constant, quantity demanded of a commodity increases with a fall in price and diminishes when price increases. इसे सरल रूप में हम समझें तो हम कहेंगे मांग का नियम कहता है कि अन्य वस्तुओं के समान रहने पर कम कीमत पर ज़्यादा मात्रा तथा ज़्यादा कीमत पर कम मात्रा होना, अतः फलस्वरूप कीमत व मांग मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। और यहाँ पर अन्य बातों से तात्पर्य क्या है? उपभोक्ता की आय, रुचि एवं अन्य वस्तुओं की कीमत। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको सेटेरस पेरिबस के बारे में, फर्स्ट जो वीडियो बताई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस या मान्यताएं जो बताई थी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र की, उसमें आपको समझाया था कि ये जो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, जिनमें से एक है कि कोई भी थ्योरी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अन्य बातों को समान मानते हैं। यहाँ पर मांग के नियम का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत संबंध स्थापित करता है एवं उपभोक्ता के द्वारा जो अन्य सभी कारक है जो उसकी मांग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन सभी कारकों को स्थिर माना जाता है। और वो सब कारक क्या हैं? उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं की कीमतें, वो मैं आपको समझाऊंगी कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, संबंधित वस्तुएं क्या हैं, और रुचि और एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर की प्रत्याशा, भविष्य की प्रत्याशा को भी इसमें सबको स्थिर माना जाता है। तो ये मांग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको परिभाषित अच्छे से करेंगे और एक मांग का नियम की एक टेबल बनाएंगे और एक डायग्राम जो यहाँ पे शो किया गया है कि सपोज जब कीमत 10 रुपये है, तो इस डायग्राम में ऐसा नहीं शो किया, बट मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ कि मात्रा की गई मांग 100, जब कीमत 9 रुपये हुई तो मात्रा बढ़ाकर कर दी गई 150, और कीमत और कम हुई 8 रुपये हुई तो मांग की मात्रा बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इस नियम की कुछ मान्यताएं, द अजम्पशंस फॉर दिस लॉ। Tastes and preferences of the consumer remain constant. उपभोक्ता की रुचि और स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं आता। No change in the income of the consumer. उपभोक्ता की आय स्थिर रहे। Prices of related goods do not change. अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे।
Consumers do not expect any change in the price of the commodity in the near future. भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई प्रत्याशित परिवर्तन ना हो. ठीक है. अब इन सभी फैक्टर्स को मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी. बच्चों, किसी भी कमोडिटी की जब हम मांग करते हैं तो अगर सिर्फ मांग के नियम को समझें तो उस कमोडिटी की कीमत पर ही प्रभाव को दर्शाता है. मान लीजिए कोई वस्तु पहले, सपोज एक पेन 10 रुपए का एक आता था. ठीक है. अब वो पेन 8 रुपए का या 5 रुपए का हो गया. अब 5 रुपए का जब वो पेन हुआ तो हमारी मांग की मात्रा डबल हो जाएगी. 10 का एक हुआ, 5 होते ही हमने 2 पेन खरीदे. लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम, जो मैं कंज्यूमर, सपोज मैंने खरीदा पेन, मेरी आय पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए. उसे क्या माना गया कि पहले अगर मेरी आय 30,000 रुपये है तो आज भी मेरी आय 30,000 रुपये ही मानी गई. ठीक है. सिर्फ कीमत के परिवर्तन को ही हम मांग के नियम में समझेंगे. ओके. अन्य सभी कारकों को स्थिर मानेंगे. ये मैं आपको समझाऊंगी जब हम आय प्रभाव पढ़ेंगे, कीमत प्रभाव पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ेंगे, तब आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. अब बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट point to be taken into consideration now is what are the reasons for downward sloping demand curve. ठीक है. मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हमने ड्रॉ किया है पीछे ही, लॉ ऑफ डिमांड में मांग वक्र बनाया है जो कैसा है बच्चों. अब आपको ढाल समझने होंगे, ऋणात्मक धनात्मक चीज़ों को समझना होगा कि हाउ अ कर्व इज representing itself to be a positive curve, how a curve is looking like a negative curve. ठीक है. और उनका स्लोप कैसा है, स्लोप नापने के तरीके होने चाहिए. टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं स्लोप नापने के लिए. बहुत बेसिक है, ये तो एक सीधा रेखा वाला कर्व है. जब हम कर्व्ड कर्व बनाते हैं, ढाल के साथ बनाते हैं, तब स्लोप कैसे नापेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी किसी दिन व्हाइट बोर्ड के जरिए. जब एक वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको बस एक क्लास उसी की दूंगी जहां पर आप विभिन्न वक्रों के ढाल को समझ सकें. ठीक है. कि वो बढ़ते हुए ढाल के हैं, स्थिर ढाल के हैं, या फिर घटते हुए ढाल के हैं. ठीक है. वो टेंजेंट्स ड्रॉ करके करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो में समझना भी, इसलिए आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. बट ये सीधे ढाल का हमारा वक्र है जहाँ पर टेंजेंट्स बराबर हैं, लेकिन ये ऋणात्मक ढाल का है. कैसा है इसका ढाल? पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है. ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है. देखो बच्चों, मूल बिंदु जरूरी है. ओ पॉइंट जो है, जो एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश को नाप रहा है, पीछे देखिए डायग्राम में, मूल बिंदु ओ, ओरिजिन. ठीक है. अब देखते हैं कि इसका ढाल नीचे गिरता हुआ क्यों होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है. अब इसके कारण इस रूप में 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं. इसी का सेम क्वेश्चन को 3 स्वरूपों में पूछा जाता है. कीमत के गिरने पर ज़्यादा वस्तु की मांग क्यों की जाती है? एक तो ये प्रश्न. दूसरा, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? फिर मांग वक्र के नियम लागू होने के कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, ये हमें देखना है. चलिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. पहला जो इसका कारण है, सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान नियम का प्रबल होना. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको उपयोगिता वाले टॉपिक में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम क्या है. और यहाँ पर हम इसका एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सब ध्यान से सुनिए. एक निर्धारित समय पर उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता प्रत्येक अतिरेक इकाई पर घटने लगती है. बहुत बेसिक, आप इसे समझिए. जब भी किसी उपभोक्ता द्वारा किसी भी वस्तु का उपभोग किया जाएगा बच्चों, तो जैसे जैसे उस वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करेंगे तो उनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी. जब मैं आपको उपयोगिता टॉपिक समझाऊंगी तब मैं आपको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी तीनों के बारे में ढंग से एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ पर हम सिर्फ यही समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता घटने लगती है. एग्जाम्पल जैसे रोटी. मान लीजिए किसी को बहुत तेज़ भूख लग रही है. सपोज बहुत तेज़ भूख है, अगर उसने पहली रोटी खाई उसे उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी.
ठीक है, संतुष्टि का स्तर अधिक होगा। फिर दूसरी रोटी खाई तभी भी ज़्यादा होगी। फिर धीरे धीरे 3, 4, 5 रोटी खाते खाते उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता घटने लगेगी और साथ साथ में सीमांत उपयोगिता भी घटने लगेगी। तो इसी को कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी की एनालिसिस। वो हम बाद में टेबल के जरिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि का स्तर कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ उस वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत बराबर होगी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता के। ठीक है, अगर उपभोक्ता पी एक्स बराबर एम यू एक्स, पी एक्स क्या हुआ बच्चों, एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स, और एम यू एक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, से अधिक इकाइयों की मांग करता है तो वह बाजार में उस वस्तु की कम कीमत पर ही करेगा। अतः यह नियम मांग के नियम को समझाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीजन ये हुआ। सेकेंड रीजन क्या है आपका, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। आय प्रभाव भी मांग के नियम को लागू होने में हेल्प करता है। अब कैसे, देखिए, बाजार में वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होना तथा उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन आना वास्तविक आय उपभोक्ता की क्रय शक्ति का परिचायक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब अगर मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी तो अभी भी 30,000 ही मिली, लेकिन मेरी वास्तविक आय में परिवर्तन आया, रियल इनकम में चेंज आया। रियल इनकम क्या होती है बच्चों, वास्तविक आय होती है क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता, और यह किससे प्रभावित होती है, यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन से प्रभावित होती है। सपोज मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत कम हो गई, मेरी मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर वस्तु की अगर कीमत में कमी आ गई, ठीक है, कीमत में कमी आने से अब मेरी क्रय शक्ति, खर्च करने की क्षमता तो बढ़ी ना। जब पेन की कीमत 10 रुपए थी तो मैं एक पेन के लिए खर्च कर सकती थी, अब पेन की कीमत 5 रुपए हो गई तो मैं 2 पेन खरीद सकती हूँ, भले ही मेरी आय में, मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पर बात हो रही है वास्तविक आय में परिवर्तन की, जो आता है कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, और यह भी इस नियम को लागू होने में हेल्प करता है। फिर देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह संबंधित वस्तुओं से संबंधित है, प्रतिस्थापन प्रभाव जो है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये संबंधित वस्तुओं को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन जब वह क्रमशः सस्ती हो जाए। प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या किया जाता है बच्चों, एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु का उपभोग करने लगते हैं। अब आएगी बात यहाँ गौर फरमाने की कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें हम 2 भागों में या 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली संबंधित वस्तु को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अर्थात पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ में यूज की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप कार एवं पेट्रोल, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक है। ठीक है, एक और उदाहरण दूं मैं आपको, पेन और इंक, अर्थात पेन और स्याही। फिर एक और एग्जाम्पल, बटर एंड ब्रेड, ये दोनों या तीनों उदाहरण किनके हैं, पूरक वस्तुओं के। फिर बात आती है प्रतिस्थापन वस्तुओं की, जिन्हें हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं एवं प्रतिस्थापन वस्तुएं, और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इनसे क्या समझते हैं हम, एक के बदले दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाए। सपोज चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी सर्दी जुकाम या सर दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं, आदत होती है पीने की, तो चाय नहीं हो तो कॉफ़ी, एक दूसरे की प्रतिस्थापन हुई। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, पेप्सी और कोका कोला, these both of these are what, cold drinks but different brands of cold drinks। तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो भी मांग के नियम को लागू होने में हेल्प करता है। जब कोई वस्तु सापेक्षिक रूप से या दूसरी वस्तु की, संबंधित वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो हम उसका प्रतिस्थापन करते हैं, तो उससे क्या हुआ, कम कीमत पर ज़्यादा मांग, और मांग का नियम यही कहता है
सपोज चाय 100 रुपये किलो मिल रही है और कॉफ़ी भी पहले 100 रुपये किलो मिल रही थी या 80 रुपीज़ की, सॉरी 100 रुपये किलो मिल रही थी, लेकिन आदत हमारी चाय पीने की थी तो हम चाय कंटिन्यूसली पी रहे थे। लेकिन मार्केट में अचानक से ये ट्रेंड आया कि कॉफ़ी 80 रुपये किलो मिलने लगी। ठीक है, चाय की रेट वही रही 100 रुपये, बट कॉफ़ी क्या हो गई 80 रुपये किलो मिलने लगी। तो हम चाय की मांग छोड़ करके अब कॉफ़ी की मांग करेंगे, तो इससे क्या होगा, कम कीमत पर ज़्यादा मांग, कॉफ़ी की मांग का नियम। ओके, जैसे उदाहरण इसमें यही दिया है, एक्स वस्तु चाय तथा वाई वस्तु कॉफ़ी है। बाजार में एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की कीमत से कम हो जाए तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग बढ़ा देगा। यहाँ पर विपरीत ले लिया, चाय अगर सस्ती होगी वाई से तो उपभोक्ता क्या करेगा, चाय की मांग बढ़ा देगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ती हो गई है। ओके, तो ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। फिर देखिए आप, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार। कीमत के गिरने पर वे लोग भी वस्तु की मांग करने लगते हैं जो पहले उस कीमत पर नहीं कर रहे थे। इससे मांग का विस्तार होता है एवं इसके विपरीत परिस्थिति में जब कीमत बढ़ती है तो वे उपभोक्ता बाजार से हट जाते हैं जो पहले वस्तु की मांग कर रहे थे। इससे मांग का संकुचन होता है। ठीक है, और डिफरेंट यूजेस वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे आएगा कि जो वस्तु की मांग है बच्चों, वो जब अलग अलग कारणों में अलग अलग जगहों पे यूज में लाई जाती है। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप आप समझ गए, इसमें क्या होगा, प्राइस कम होने पे जो पहले लोग नहीं उपभोग कर रहे थे वो भी उपभोग करने लग जाएंगे और मांग का विस्तार होगा, और कीमत बढ़ने पर जो ऑलरेडी कर रहे थे वो भी हट जाएंगे। डिफरेंट यूजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है 5वां पॉइंट, उसे समझिए आप। कुछ वस्तुओं को क्या होता है बच्चों, वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्राम, चना। ग्राम्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल एज फॉर द कंजम्पशन ऑफ हॉर्सेस। चने का प्रयोग हम मानव उपभोग के लिए और जानवरों के, खासकर घोड़े के उपभोग के लिए भी करते हैं। When the prices of grams is high, जब चने की कीमत ऊंची होती है, it will be used to meet more important demand that is for human consumption alone. तो जब कीमतें ज़्यादा होंगी तो उनका जो चने का उपभोग है वो अधिक महत्वपूर्ण कार्य में किया जाएगा, अर्थात मानव उपभोग के लिए। Thus, its total demand will fall, और इसकी कुल मांग कम हो जाएगी। On the other hand, with fall in its price, जब उसकी कीमत में कमी आएगी, it will be demanded both for human as well as the animal consumption. तो वो मानव उपभोग और पशु उपभोग दोनों के लिए किया जाने लगेगा। कब? जब कीमत में कमी आई। Consequently, fall in price will lead to more demand for it. परिणाम स्वरूप कीमत में कमी ने मांग में वृद्धि को जन्म दिया। तो ये सारे पांचों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में या 15 नंबर में या 10 नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी और आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिमांड फंक्शन, डिमांड इक्वेशन, या जिसे हम कहें मांग फलन या मांग के घटक और मांग का समीकरण पढ़ाऊंगी, और मांग के नियम के अपवाद करेंगे हम, और मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन को भी समझेंगे। ठीक है, ध्यान से इसे समझिए और नोट्स में आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।